आवाज़ विशेष में आपका स्वागत है। आज हम स्कॉलरशिप इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी पॉलिसी जिसे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने आज से लगभग 75 साल पहले बनाई थी और जिससे अनगिनत जो SC ST के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका ट्रांसफॉर्म हुआ था, लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई थी। और आज वर्तमान में जब हम देखते हैं तो स्कॉलरशिप जो है, जिसे GOI बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप पे कई खतरे हैं, वो संकट में है। तो क्या किस तरह से जो है स्कॉलरशिप खतरे में आई है, संकट में आई है, और स्कॉलरशिप शुरू कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोराट सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोराट सर जो है UGC के चेयरमैन रहे हैं, साथ ही साथ वो एक विचारक है, संशोधक है, लेखक है, अभ्यासक है, चिंतक है। और आज हम सर से जानेंगे स्कॉलरशिप इस विषय के बारे में, उसकी गहराई को समझेंगे और कोशिश ये करेंगे कि उसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप, ये जो स्कीम थी जिसने हमारे लाखों या कहे तो करोड़ों जो बच्चे हैं या फिर जो युवा है, छात्र हैं, इनकी ज़िंदगी को बदल दिया था। आज के दौर में जब हम देखते हैं तो स्कॉलरशिप जो है काफ़ी संकटों में है, काफ़ी मुश्किल में है। लेकिन इससे पहले, इस विषय पर आने से पहले, मैं जानना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप की शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? थैंक यू। आपने सही सवाल पूछा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, जो 1944 में 44 में बाबा साहेब ने शुरू की थी और वो अब तक 75 या 76 साल तक चल रही है, ये बाकी संकट में है, आपने सही कहा। तो उसका जो संकट है, जो गवर्नमेंट की डिसीजन जो बनने जा रही है या बनेगी या कुछ हद तक बन गई है, वो बताने के पहले जैसे आपने ये सवाल पूछा कि इसकी हिस्ट्री में थोड़ी सी आपको बता दूं। आपको सब मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 बातें, बड़ी अहम बातें की है। जब से वो 1920 में काम करना शुरू किए तो 3 डिमांड उन्होंने सरकार के सामने रखी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। एक तो रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, दूसरा रिजर्वेशन इन सर्विसेज, और तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट था कि एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली डिप्रेस क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, एक फंड होना चाहिए। इसकी डिमांड की। इसका कारण ये था कि उन्होंने हिस्ट्री में ये पाया, जब 1929 में साइमन कमीशन जब आया तो उन्होंने एक बार बहुत बड़ा लंबा मेमोरेंडम उनको दिया एजुकेशन स्टेटस पे शेड्यूल कास्ट के ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और उसमें वो लंबा मेमोरेंडम है, उसमें मैं टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करूँगा। उसमें उन्होंने पूरी हिस्ट्री ट्रेस की ब्रिटिश की कि उन्होंने उनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या रही। तो ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी 1813 में पहली बार उन्होंने डिक्लेयर की कि भाई इंडियन लोगों को भी यूरोपियन या इंग्लिश एजुकेशन देना चाहिए। तो वो पॉलिसी उन्होंने लागू की। वो पॉलिसी चलती रही 1854 तक, लेकिन उसमें ये कहा गया कि ये पॉलिसी सिर्फ हाई क्लास के लिए लागू होगी। जागीरदार, ज़मींदार, जो मिलिट्री में है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और ब्राह्मीण वर्ड कास्ट स्पेशली मेंशन किया हुआ है क्योंकि वो ट्रेडिशनली एजुकेशन में रहे हुए कम्युनिटी है। तो वो चलता रहा 54 तक। तो अनटचेबल को बाय एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी एजुकेशन को रोका था। 54 में उन्होंने उसको खोला, लेकिन उसको 54 की डिसीजन ये थी कि एजुकेशन अब मास के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन स्पेशली हाई कास्ट की विरोध की वजह से दलितों को एजुकेशन, शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन मिल नहीं पाया। गवर्नमेंट स्कूल में उनकी एंट्री नहीं हो पाई। उसकी बड़ी लंबी कहानी है। तो ब्रिटिश ने यह कोशिश की कि सेपरेट स्कूल शुरू करने की कोशिश की शेड्यूल कास्ट के लिए। टीचर नहीं मिलते थे तो मुस्लिम के टीचर लाना शुरू किए। क्रिश्चियन मिशनरी थोड़ी सिंपैथेटिक थी शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन के लिए, तो उनको ग्रांट देना शुरू कर दी, लेकिन इसका कुछ प्रभाव ज़्यादा हुआ नहीं। 1919 में जब साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने उन्होंने फिगर रखी तो उन्होंने ये कहा कि पूरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक सिर्फ बैचलर है और 5-6 जो है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है, और 25 लोग जो है प्राइमरी मिडल है। ये स्थिति 1920 में थी।
तो लगातार उन्होंने फिर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए फंड हो, पैसा हो, सरकार ने स्कॉलरशिप करनी चाहिए, इसकी कोशिश की। तो ये 1930 से लेके 1929 से लेके 30 तक उन्होंने कोशिश की। जब 1932 में हमने पूना पैक्ट साइन किया, जिसमें हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, तो पूना पैक्ट में आप देखेंगे कि आखिरी के 2 पैरा है जिसमें ये लिखा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में शेड्यूल कास्ट को फेयर शेयर देने की कोशिश की जाएंगी और कुछ रिसोर्सेज, फंडिंग, फाइनेंशियल रिसोर्सेज शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे, जिसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जब बाबा साहेब 1942 में मिनिस्टर बने, लेबर मिनिस्टर बने ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तब उन्होंने उस पूना पैक्ट का सहारा लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा, वाइसराय को लिखा कि ये जो डिमांड है रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स तो मान गई है, लेकिन पब्लिक सर्विस और एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए एक्शन लेनी चाहिए। और रिजर्वेशन फिर लागू किया गया 1944 में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो शेड्यूल कास्ट के लड़के कॉलेज में जाते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप शुरू की, जिसको हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं। वो 1942 में हुई? 1944 में। 44 में, ओके। वो हाँ, और उसके बाद एक दूसरी की ओवरसीज स्कॉलरशिप्स, हाँ हाँ हाँ, जो बच्चों को यूके, इंग्लैंड में भेजने के लिए। तो ये 1944 में ये दोनों स्कॉलरशिप शुरू हुई और आज तक वो चल रही है। और 1944 में जो आपने ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात कही थी, तो काफ़ी लोग उस समय चले गए थे। वैसे कौन कौन लोग थे उस वक्त के? उसमें मेरा ख्याल है 2 बैच में लोग गए, इंग्लैंड में गए, यूके में गए। सबके नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे रत्नाकर गायकवाड़, उनके फादर थे। वुके जो इंजीनियर थे दिल्ली में, वो गए थे। और तो ये 2 ही नाम मुझे याद आते हैं, लेकिन 8 लोगों की टीम गई थी। बाबा साहब के साथ उनका फ़ोटो है। हाँ, यस। जब बाबा साहब इंग्लैंड गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद, तो ये लोग उनको मिले भी है। 44 के बाद जब गए थे तो उनके साथ एक फ़ोटो भी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फेलोशिप 1944 से आज तक 75 साल तक चलती आ रही है, अभी भी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो दिल्ली में है वो चलाती है। अब इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है फॉर द एक्सपांशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। उसमें बहुत प्रॉब्लम है, टाइमली नहीं आती है, मंथली नहीं मिलती है, डिले होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस फेलोशिप ने, जो हर एक बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, हायर एजुकेशन प्रमोट करने में बहुत बड़ा इसका रोल है। उसी तरह ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम जो है, उसमें से बहुत सारे बच्चे पीएचडी करके आए हैं। ये तो बात हिस्ट्री की हुई। लेकिन आपने जो ये एक बीच में आपको मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जैसा आपने कहा कि साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने गए, साइमन कमीशन के सामने गए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी वो गए थे, तब उन्होंने क्या बात कही थी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो साइमन कमीशन को मेमोरेंडम दिया, जिसमें ये तीनों हिस्से थे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पब्लिक सर्विस में रिजर्वेशन, आर्मी में रिजर्वेशन, पुलिस में एंट्री नहीं थी, आर्मी में एंट्री नहीं थी, तो उसमें एंट्री होनी चाहिए। और साथ साथ एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन होकर स्कॉलरशिप रखनी चाहिए। लेकिन राउंड टेबल में जो गए, वो पहली राउंड टेबल, दूसरी राउंड टेबल में, तो उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम सबमिट किया वहाँ पे। तो उसमें ये जोर दे के कहा कि एजुकेशनल स्कॉलरशिप, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, फेलोशिप होनी चाहिए। उसी की वजह से पूना पैक्ट जब 1932 में साइन हुआ, तो उसमें ये प्रोविज़न दोनों आखिरी में लगाई गई, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर 1920 से आर्गू कर रहे थे कि एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए उसके करना चाहिए। थोड़ा सा डेविएट होकर ये मैं कहूँगा कि एजुकेशन पे जो उनका जोर था, वो हमें पीपल एजुकेशन सोसाइटी जो 45 में उन्होंने सेटअप की, या 50 में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज बनाया, उससे जाहिर होता है कि कितना उनका फोकस एजुकेशन पे था। तो वो लाया उन्होंने, पूना पैक्ट में वो प्रोविज़न लाई, और वही आधार बनी जिसके बेसिस के ऊपर मिनिस्टर बनते ही उन्होंने मेमोरेंडम लिखा वाइसराय को, और ये फेलोशिप शुरू हो गई। तो उसका कितना लाभ जो है पूरे देश में हमारे जो SC/ST के छात्र हैं उनको हुआ, और शेयर कितना था उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कॉलरशिप में? अब इसका एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल होगा कि कितने बच्चों को हुआ। मेरा ख्याल है इट रन इनटू लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट। यूँ समझ लीजिए कि आज जो
एनरोलमेंट रेशियो जो हमारा है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट का 2017-18 में ऑल इंडिया लेवल 25% है। उसका मतलब ये है कि 18 से 23 साल की उम्र में जो बच्चे हैं, लड़के लड़की है, जो कॉलेज में जाने चाहिए हायर सेकेंडरी होने के बाद, उसमें 25% लड़के जाते हैं अभी। उसको हम एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं हायर एजुकेशन का। तो शेड्यूल कास्ट का जो है 19% है, तो अच्छा है, उतना कम नहीं है। तो इसमें लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि आज की तारीख में यदि हम ये कहें कि कितने बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो अबाउट 62 लैक्स है। ओके। ऑल इंडिया पे एवरी ईयर होता है? ये एक्यूमुलेटेड होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फर्स्ट ये में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। लेकिन लगभग एड ऑन तो इतना ही होता है 3 साल के राउंड के बाद। राइट। ओके। तो इसका कवरेज बहुत ज़्यादा है। ऑल एससी स्टूडेंट who get entry into the colleges and the universities and various courses, they are entitled to this scholarship। लेकिन ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि ये उन्हीं को मिलती है जिनकी सालाना इनकम जो है 2.5 लाख के नीचे है। तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है उसके लिए वो स्कॉलरशिप है। ये पहले थी नहीं, ये बाद में सरकार ने लागू की। हालांकि ये इतनी लिमिट रखनी नहीं चाहिए थी। थोड़ा सा तबका मिडिल क्लास का क्रिएट हुआ है, उसको एक्सक्लूड करते तो ठीक है। लेकिन ये फेलोशिप सारे लड़कियों को जो कॉलेज में एंट्री करते हैं और जिनकी वो सालाना आय जो है 2.5 लाख से के नीचे है, उनको ये ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब ये शुरू में जो है, जैसे आपने सवाल पूछा, शुरू में जो है ये लगभग सेंटर की स्कीम थी, जहाँ 100% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर का जाता था। फेलोशिप तो देती है कॉलेजेस में स्टेट के, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने इसका डिवीज़न करना शुरू कर दिया। तो जो स्टेट का सेंट्रल का रेशियो है धीरे धीरे कम कर दिया। उसकी एक मेथड है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको न जिक्र करें हम। लेकिन स्टेट सेंट्रल का रेशियो धीरे धीरे कम होता गया और स्टेट का रेशियो बढ़ता गया। आज की तारीख में आज ये रेशियो जो 60-40 है, 40% जो है जितना भी बिल होगा स्कॉलरशिप पे, उसका 40% सेंटर स्टेट को पास ऑन करता है और 60% स्टेट बेयर करता है। इससे स्टेट नाराज़ है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से वो स्टेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पिछले कुछ सालों से ये जो स्टेट का शेयर है ये घटता गया और डिले हुआ। और हाँ, डिले होने की वजह से पैसा फिर सेंटर ने ये कहा कि नहीं आप ही दे दो ये। तो इस तरह की नीति चलाई, जिसके वजह से पिछले साल ये मालूम हुआ कि ये रेशियो 11% है। मतलब इसका मतलब ये है कि 90% जो पैसा है वो स्टेट दे रहा है। और इसलिए कुछ स्टेट ने इसको रोका, दे नहीं पाए, एक साल तक फेलोशिप नहीं मिली। हमारे महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र में हुआ। तो ये हुआ है कि स्टेट ने अपना हाथ बहुत खींच लिया है। इससे ये जाहिर होता है कि शेड्यूल कास्ट के हायर एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है, कुछ इंटेंशन है। लेकिन सबसे बड़ी डिसीजन ये है जो आपने सवाल पूछा, वो ये है कि अब सेंटर ये कह रहा है कि 11% है, तो हम ये परमानेंटली 11% बनाने की बात करते हैं कि सेंटर जो है सिर्फ 10% देगा और स्टेट जो है 90% बियर करेगा। अब ये तो बिल्कुल ही लगभग 10% देने का मतलब ये है कि लगभग आप स्कीम बंद करना चाहते हो। स्कीम इसलिए बंद हो जाएगी, इसका कारण ये है कि बहुत सारे स्टेट है लगातार सेंटर को लिख रहे हैं कि हमसे ये दिया नहीं जाता, ये बहुत बड़ा हेवी बर्डन है, तो हम ये लागू नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से कुछ स्टेट में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। अब यदि ये सारे स्टेट कह रहे हैं कि हम नहीं दे पाते, तो इसका मतलब ये स्टेट स्कीम जो है बंद हो जाएगी। तो अभी ये सुना है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पड़ी हुई है। कॉन्फिडेंशियली या जनरल बात ऐसी है कि मिनिस्ट्री 60-40 के फेवर में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि नहीं, इसको हम 10% करने की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है ये 75 साल वाली स्कीम, जिसने शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में हायर एजुकेशन को इतना प्रमोट किया और जिसकी वजह से ये शिक्षा बढ़ी, इसको बहुत बड़ा ब्रेक और बहुत बड़ा ये लग सकता है, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन का जो प्रोग्रेस है शेड्यूल कास्ट का बंद हो जाता है। आज देखिए आप, जैसे मैंने कहा कि 2017-18 में 19% हमारा एनरोलमेंट रेशियो है। जो शेड्यूल कास्ट का लड़का 18 से 23 साल का है या शेड्यूल ट्राइब का है, उसने
50% 60% हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाता, वो 19% जाता। लेकिन यही प्रोपोर्शन हाई कास्ट के लिए 41% है। इसका मतलब 3 गुना जो है या 2 गुना जो है कम है, आधा है हाई कास्ट से। तो ये जो है इसका असर काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसमें एक डिमांड होनी चाहिए, दलितों ने एक डिमांड करनी चाहिए कि नहीं, ये जो है ये स्कॉलरशिप रिटेन करनी चाहिए, सरकार ने अपना हिस्सा 40% रखना चाहिए, और ये फेलोशिप मंथली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, और ये कायम रखनी चाहिए यदि शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन को बढ़ाना है। और इंटरकास्ट गैप आपको करनी है, जो ऑब्जेक्टिव है आपका, सरकार का भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी कमिटमेंट है। तो ये जो सरकार की नीति चल रही है कि थोड़ा सा कम करे हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान, वो मेरा ख्याल है सही नहीं है। इसके एग्जैक्टली उस पर जो है कितना एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है इस स्कॉलरशिप के ऊपर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इसके ऊपर एक्सपेंसेस जो होता है, आप 11 प्लान में देखेंगे तो मेरा ख्याल है कोई 17-18,000 करोड़ का है। 12 प्लान में मेरा ख्याल है 21,000 करोड़ का था। और अभी 2014 के बाद जब से ये सरकार आई तो वो अमाउंट रिड्यूस होकर सिर्फ 3,000 समथिंग, सिर्फ 3,000 तक करोड़ तक आया है। क्योंकि ऐसा है 11 प्लान में, 11 प्लान मतलब 206 to 211, राइट। तो उसमें स्टेट का प्रोपोर्शन 52% था, सेंट्रल का 52 था। 12th प्लान में सेंट्रल का प्रोपोर्शन 57% था। ओके। तो घटा के उन्होंने 10% लाया। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकती है ये। तो इसलिए वो 3,000 पे आ गया। आपने जो सवाल पूछा कि बहुत कम हो गया, तो 52% कहा और 10% कहा। तो एक तरीके से ये लग रहा है कि ये सरकार का ध्यान जो है वो हायर एजुकेशन पे है नहीं। और ये एक ऐसा आपको लगता है कि जो SC/ST के जो बच्चे हैं उन्हें हायर एजुकेशन से रोकने का एक कोई सोच है शायद सरकार के मन में, या फिर उनके जो संगठन उनके मन में? मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं एक तो मोटिव एट्रीब्यूट नहीं करूँगा, लेकिन जो नीतियाँ अपनाई जा रही है, जो स्कॉलरशिप बंद की जा रही है, शेड्यूल कास्ट की कुछ स्कीम बंद हुई है, सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी, और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अभी है या नहीं UGC में जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन लगातार पैसा खर्च कम हो जाने की वजह से उससे ये जाहिर हो रहा कि इंटेंशन ये है कि ये जो हायर एजुकेशन का फ्लो शेड्यूल टाइप की तरफ से आ रहा है और कम्पीट कर रहा है, इसको थोड़ा रोके। तो ये हालांकि ज़्यादा जोर आपने देना चाहिए यदि आपको शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन लेवल आपको बढ़ानी है और गैप कम करनी है बिटवीन द शेड्यूल कास्ट एंड द हाई कास्ट, तो आपने पैसा देना चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने एम्फोसिस करके कही है कि साहब 2,500 साल तक आपने एजुकेशन के राइट रोके गए। 1856 में एक धारवाड़ का हमारा लड़का, शेड्यूल कास्ट का लड़का था, गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ एजुकेशन ओपन थी वो गया, उसको एडमिशन नकारी गई, और फिर सरकार को लिखा गया कि भाई इसमें कुछ करो, बॉम्बे वाइसराय को। बॉम्बे वाइसराय ने कहा नहीं, इसके बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होगा, हाई कास्ट अलाउ नहीं करेंगे, स्कूल बंद हो जाएगी। वाकई कुछ स्कूल बंद हो गई थी महाराष्ट्र में, तो हम अभी अलाउ नहीं करते। यह हालत है कि 200 BC जब मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति में शेड्यूल कास्ट को, अनटचेबल को एजुकेशन बंद हुआ, तब से लेके 1858 तक लिखित है, 1858 तक शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन नहीं है। अच्छा, 1858 तक एजुकेशन नहीं था? नहीं था, बिल्कुल ब्रिटिश की डिसीजन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1772 में पहला लॉ लाया, जिसको एंग्लो लॉ कहते हैं, पहला लाया, तो उन्होंने लिखा है कि हम तो कास्ट के रूल फॉलो करेंगे। ये जाके ये समझ लीजिए 1854 में, जो आपने पूछा मुझे, 1854 में पहला ब्रिटिश का निर्णय आया कि एजुकेशन विल बी ओपन टू मासेस। तो 200 BC जब मनुस्मृति लिखी, तब से 1854 तक अनटचेबल को एजुकेशन नहीं है। इतनी लंबे समय तक किसी भी जाति कम्युनिटी को एजुकेशन का राइट नकारा नहीं गया। तो ये इतना यदि अन्याय दलितों के साथ हुआ है, तो आपको ये इशू इतना माइनर क्यों लग रहा है? मैं ये सवाल करता हूँ आपको कि 78 मिनिस्ट्रीज है केंद्र में, हज़ारों स्कीम है, उसमें आपकी नज़र इसी स्कीम पे क्यों पड़ी है? जो आपने सवाल पूछा कि क्या इंटेंशन है,
इससे तो जाहिर होता है कि ये छोटी सी स्कीम है, पुअरेस्ट फॉर द पुअर है, उसके ऊपर आपकी नज़र पड़ी कि नहीं इसका प्रोपोर्शन कम करना चाहिए। तो इससे एक इंटेंशन जाहिर होता है कि एटीट्यूड फेवरेबल है नहीं हायर एजुकेशन के लिए। तो इस पर किस तरह का विरोध हो रहा है? यहाँ पर सिविल सोसाइटी, क्योंकि ये मालूम नहीं होता, लेकिन ये एक नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में। वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान को मॉनिटर करती है, हर साल अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है। उनके ये नज़र में आया, उन्होंने ये शुरुआत किया है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके प्रेस रिलीज भी दिया। अब उन्होंने ये तय किया है कि इसके अराउंड वो सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू करें, जो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, और एजिटेशन भी करेंगे इस इशू को लेके। उनकी कुछ डिमांड है, जो डिमांड मैंने रिपीट की है और कही है कि ये स्कॉलरशिप रिटेन होनी चाहिए, केंद्र का जो 40% शेयर है वो होना चाहिए, राज्य का 60% होना चाहिए, ये स्कॉलरशिप मंथली बेस पे रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि एक स्कॉलरशिप मेंटेनेंस है। लेकिन कई राज्य सरकार भी जो है वो 60% शेयर होने के बावजूद, जैसा महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं या फिर कई स्टेट्स में ऐसे कंप्लेंट्स आती है कि वो लोग 60% शेयर भी उसको अपना फुलफिल नहीं कर पाते। हाँ, वो भी है, वो 60% शेयर देते भी नहीं है, डिलेड देते हैं, कुछ मैल प्रैक्टिसेस की उसमें बात हो जाती है। तो वो भी इशू है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर होना चाहिए, उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई ये जो है आप स्कॉलरशिप दे दो, जो तवज्जो देनी है। उसमें ये एक मुद्दा ये भी है कि जैसे केंद्र सरकार, जैसे तेलंगाना ने और कर्नाटका ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान का एक्ट बनाया। हाँ। एक्ट बनाने की वजह से ये हुआ कि सर्टन एनुअल बजट में पॉपुलेशन के शेयर के हिसाब से आपको अलोकेट करना होता है, उसका हिसाब स्कॉलरशिप पे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी वो एक्ट लागू करना चाहिए ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव है, लेकिन वो एक्ट करे, उसके प्रोग्रेसिव तो तेलंगाना और कर्नाटका निकले, ताकि आंध्रा ने भी स्टार्ट किया था पहले। आंध्रा में स्टार्ट किया, अभी शुरू किया है आंध्रा में, और केंद्र में भी डिमांड है। ये नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट जो कैंपेन चला रही है, उनकी एक डिमांड है कि केंद्र सरकार ने ये जनरल रिजोल्यूशन लेना चाहिए, डिसीजन लेनी चाहिए कि सारे सरकार जो है उसको उनका भी जो स्पेशल कंपोनेंट है प्लान है और ट्राइबल सब प्लान है, वो भी उसको कायदे में लागू करना चाहिए। वहाँ पर भी बहुत ढिलाई चलती है। तो इसकी मेरा ख्याल है ये है कि जनरली स्पीकिंग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशन की तरफ एक सही अप्रोच होना चाहिए, मैक्सिमम फाइनेंशियल एलोकेशन होना चाहिए, और जो ये गैप है 19%, 41%, ये गैप कितने जल्दी हम कम करें, उसका एस्टीमेट करा कि आपको फाइनेंशियल एलोकेशन करना चाहिए। इसमें ज़्यादा पैसे की देने की ज़रूरत है, घटाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ना इंडस्ट्री दे रहे हो, ना इसमें लैंड दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एजुकेशन दे रहे हो। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि भाई 7 साल से 14 साल तक कंपलसरी है, और हायर एजुकेशन भी जो है अफोर्डेबल इस पे देना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की तो बहुत बड़ी डिमांड थी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जिसके थ्रू सबको एजुकेशन एट लो कॉस्ट या अफोर्डेबल कॉस्ट होना चाहिए। तो ये रवैया सरकार ले लेना चाहिए। लेकिन आजकल जो कुछ नीतियाँ आ रही है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वही नज़र आ रहा है कि इनडायरेक्टली जो है हायर एजुकेशन पे जो दलितों का ये है प्रोग्रेस है, उसको इनडायरेक्टली और बड़ी इनविजिबल अदृश्य तरीके से रोक लगाने की बात उसमें नज़र आती है। राइट। तो इस तरह से जो है केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से स्कॉलरशिप को अटैक कर रही है, इस पर प्रोफेसर डॉक्टर सर ने हमें समझाया। मैं सर अब जानना चाहूँगा कि आपने इस सारी बातें समझाई, बताई कि किस तरह से स्कॉलरशिप संकट में है, किस तरह की नीतियाँ जो है जो रोकने का काम कर रही है, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या स्कॉलरशिप जैसी स्कीम हो। तो अब जो है हमारे संगठनों ने, जो SC ST के ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने किस तरह का अभी रुख अपनाना चाहिए? मेरा ख्याल है जो सारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की और इवन OBC की, जिनको फेलोशिप स्टेट लेवल की मिलती है, लेकिन ये केंद्र सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पे ही फोकस कर रहा है। पहली तो बात यह है कि जितनी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस विषय को विजिबल बनाना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए कि भाई इस तरह की सरकार डिसीजन लेने की संभावना है, और सरकार के ऊपर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेशर डाले।
सर ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनसीडीएचआर ने शुरू किया है, ये बीजेपी में जो दलितों के एमपी है, ट्राइबल एमपी है, उनके पास एडवोकेसी जाके करे। जो अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस होगी, एनसीपी होगी और सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनके पास उनके एमपीज़ को जाना बताना, एडवोकेसी करनी चाहिए, प्रेस में लिखना चाहिए, सोशल मीडिया पे लिखना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस करके और डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार से बात करनी चाहिए कि ये आप मत करिए। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा कैंपेन होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। आजकल ये होता है कि जो बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ है उसके ऊपर लोग बहुत जागरूक होने चाहिए। एट्रोसिटी है, सेक्सुअल वायलेंस है, एकदम लोगों में उठाव आ जाता है, बिल्कुल है, डिग्निटी का इशू है, यू हर्ट द डिग्निटी ऑफ द पीपल। लेकिन विकास के मुद्दे उसके ऊपर भी आना चाहिए ना, विकास के मुद्दे के ऊपर उतना तवज्जो होता नहीं है। तो विकास जो है, एजुकेशन प्रोग्रेस जो है इस पर रोकी जाएगी, इसके ऊपर भी उतना ही मोबिलाइजेशन हो और डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार के सामने ये सारी चीज़ें रखे कि इसको रोक दे। जो पुराना रेशियो है 60-40 का वो कायम रखे और एडिशनल स्कीम्स और एडिशनल प्रोग्राम शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन के लिए बढ़ाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का एजुकेशन इस स्कॉलरशिप की वजह से ड्रॉप आउट बहुत बढ़ गया है। स्टूडेंट कॉलेज में जा नहीं रहे, आधे जाते हैं और पीछे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये सारा ड्रॉप आउट आपको रोकना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूसिव एजुकेशन और ड्रॉप आउट रोकने की बात तो करती है, लेकिन प्रोग्राम है ही नहीं। और जो प्रोग्राम है वो ये है कि जो ऑलरेडी फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर की तरफ से आ रही है उसको आप कम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो आपने ये अच्छा सवाल पूछा है कि दलित की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मास अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जो पार्टी इन पॉलिटिकल पावर, और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ बातें करके इसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जी ज़रूर, आपने कहा कि जिस तरह से स्कॉलरशिप का सारा समूचा जो विषय है सर ने समझाया हमें, और किस तरह से लाखों नहीं लगभग करोड़ों जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं जो SC/ST समूह के हैं, इनकी ज़िंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा एक स्कीम जो थी स्कॉलरशिप की, इस स्कीम से जो है केंद्र सरकार जो है अपना जो शेयर है वो घटाने की बात कर रही है। ये डिसीजन अभी पेंडिंग है, लेकिन जो SC/ST के संगठन है या फिर जिस तरह से हम लोग अलग अलग विषयों पे आंदोलन करते हैं और रिएक्ट होते हैं, तो ये एजुकेशन का जो मसला है जिसके वजह से हमारी जो जनरेशन्स है इन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है, वो आगे आते हैं, मेन स्ट्रीम में फाइट कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर भी जो है लोगों ने आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। और जिस तरह से स्कॉलरशिप का जो असिस्टेंस है वो कम करने की बात हो रही है, उसे रोकने की ज़रूरत है और इससे भी अच्छी और स्कीम्स लाने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। आप सर हमारे बीच में आए, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।